जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 1 करने वाले हैं। और ये जो हम कर रहे हैं ये जो हमारे पास में जो बुक है ये किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें हमारे पास 30 प्रैक्टिस सेट हैं टोटल। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने प्रैक्टिस सेट हैं, 30 प्रैक्टिस सेट। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। देखिए, तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में कि देखिए इसमें क्या है। आप थोड़ा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, ये जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें देखिए क्या है ना, सभी के अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं, जीके के क्वेश्चन दिए हैं, साइंस के क्वेश्चन दिए हैं, सभी चीज़ों के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उनमें से आज जो है कि मैथ का सेक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको साइंस भी कवर करा सकता हूँ, कोशिश मैं करूँगा साइंस का भी, यदि मुझे टाइम मिल जाता है तो साइंस का भी मैं जरूर आप सभी को करा दूँ, ठीक है। और वो क्या होगा ना, शॉर्ट में होगा, कम समय में पूरा 25 का 25 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएगा, 20 पूरा डिस्कशन के साथ, जिससे कि आपको पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो मैथ की तो आप जो है कि चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देखिए मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल जीरो लेवल से होगा आपका, ठीक है। आपने तैयारी पहले किया है या नहीं किया है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं जो तैयारी करवाऊंगा बिल्कुल बेहतरीन लेवल से आपका तैयारी होगा, ठीक है। मैथ बिल्कुल जो है कि बेहतरीन लेवल से आप सभी का तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए बेसिक पढ़ने के लिए बेसिक मैं आप सभी को भी करा दूंगा, ठीक है। बेसिक के लिए वो अलग से क्लास होगा, जो शुरू से करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से क्लास होगा। एक बात याद रखिए, चाहे स्टूडेंट न्यू हो या ओल्ड हो, प्रैक्टिस तो सभी को करना पड़ेगा। न्यू स्टूडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट के मुकाबले, क्योंकि उन्होंने पहले से बेसिक्स कवर कर रखा है, ठीक है। तो न्यू वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बेसिक भी कवर करना है, साथ के साथ ये प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, ठीक है। तो ये जरूरी है, प्रैक्टिस सेट जितना क्वेश्चन मिक्स, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना आपको उतना ही क्वेश्चन याद रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अब बाद में आपका क्या होगा, आप एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और एक तरफ से भूलते जाएंगे। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि भूले नहीं, इसलिए आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करना है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। जिससे क्या होगा ना, आपका जो हर तरह के क्वेश्चन पे हाथ बैठ जाए, और एग्जाम में क्या अप्रोच रहना चाहिए उसी अप्रोच को सीखना है आप सभी को। तो मैं वही अप्रोच आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद किए हुए। देखिए ये अभी जो कि मैं वीडियो ऑफलाइन डाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ समय के बाद आप सभी का ये लाइव क्लास चलेगा, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगा, कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये 76 नंबर से शुरू होता है। क्वेश्चन जो हमारा है ये कितने नंबर से शुरू होता है, 76 नंबर से। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका, 76 नंबर से ये शुरू हो रहा है। तो सवाल में कहा गया है, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% बट्टा देकर बेचता है, ठीक है। यदि उसने वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें ये बेसिक क्वेश्चन है। बनाने का तो तरीका इसका दो तरीके बनाने के, मैं आपको समझ लीजिए कैसे बनाना है आपको। देखिए बोला गया कोई दुकानदार है जिसका अंकित मूल्य पर 2 बट्टा दे रहा है। अब बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बट्टा भी बहुत प्रकार से दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार बट्टा दिया जाता है। हमको क्या करना है, अंकित मूल्य इसका कुछ नहीं है तो x रुपया मान लिए हम, अंकित मूल्य x रुपया है इसका। अब बोला गया है कि इसमें 2 बार बट्टा लगातार दिया है, एक बार कितना 25% बट्टा है ना, उसके बाद फिर लगातार 20% बट्टा, तो 2 बट्टा दे देंगे। और आप सभी को पता है कि अंकित मूल्य पर बट्टा दिए हैं, हर एक चीज MRP जो है अंकित मूल्य हर चीज 100% होता है। तो देखिए 25% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 25% छूट हुआ, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 75। बोलेंगे ये वैल्यू जो हमारा होगा ये 75% का होगा। प्रतिशत के बदले नीचे हम लोग 100 लिख देंगे और गुना में करेंगे, फिर से लगातार दिया ना दूसरा बट्टा, तो दूसरा बट्टा कितना है 20%। तो देखिए ये भी अपने आप में अब 100% है। फिर हमें क्या करना है, इसमें 20% बट्टा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80/100। हर चीज को हमेशा 100% मानना है, ठीक है आपको। अब बराबर में देखिए बट्टा देने के बाद जो हमारे पास में ये वैल्यू बचा है, इतने में ही उसने इस वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया। तो मतलब ये यहाँ पे कितने में बेचा है, देखिए यहाँ पे 6,000 में बेचा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6,000 के बराबर। अब जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ गया आंसर। अब देखिए काट लीजिए, 25 3 75, अब 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8,
ठीक है, 4 दूनी 8 कट गया। अब यहाँ से भी आप सभी काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 2 तिया 6 हो गया और 6 यहाँ पे हो गया, मतलब 100 बच गया। यदि आप x का मान निकालेंगे तो जैसे इसको 100 से 100 गुना करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000। इसका मतलब क्या है, हमारा जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 10,000 रुपया था। ठीक है, ये तरीका हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए तरीका और भी है, आप और भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यदि आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड में आपको बता देता हूँ। देखिए एमआरपी यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था हर चीज़ 100% होता है। अब इसने 2 बट्टा दिया, एक दिया 25% और दूसरा दिया 20%। लगातार बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट देना। प्लस यहाँ पे देखिए आप सभी को पता होगा कि मतलब जो कुल प्रतिशत जो निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला, वो कैसे होता है, इसको हम नेट परसेंटेज बोलते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b। अब प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे दोनों बट्टा जुड़ेगा तो इसलिए यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, a × b बटे क्या हो जाएगा 100। ये होता है नेट परसेंटेज का। ठीक है, तो यहाँ पे a + b हो जाएगा, a + b यानी कि 20, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20 गुना 25 बटे में कितना 100। अब यदि आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 में से 5 का बचा कितना 40, यानी कि 40%। तो इसका मतलब 40% में ये क्या ये 40% जो ये हमें बट्टा मिला है। तो हर चीज़ तो पहले 100% था, जब 40% छूट मिल गया हमको तो 40% घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 60 बचेगा, 60%। इसका मतलब 60% में इसने वस्तु को बेचा है। और यहाँ पे कितने में बेचा है, 600 में। तो ये वैल्यू हो जाएगा 600 के बराबर, और 6000 के बराबर हो जाएगा। तो 60% बराबर 600 हो गया, 6000 हो गया। तो हमारे पास एमआरपी कितना है 100%, तो 100% का मान निकल जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से काट सकते हैं, 0 से 0 कटा, 6 से काटेंगे एक बार में, 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 1% बराबर वैल्यू कितना निकल के आ गया, ये हमारे पास 100। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 10,000। तो इस तरीके से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, जो आपको तरीका पसंद आए। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला तरीका भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन हमारा 10,000, यानी कि कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए यदि आप इन सॉल्यूशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ जो है कि ये क्लास के ये क्या बोलते हैं, आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बिहार मैथमेटिक्स के नाम से, यदि आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये सिंप्लीफिकेशन से है। समझिएगा, सवाल में सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए ना डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट माइंड से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, जो छोटी ब्रैकेट के अंदर में उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं भी साइड में लिख देंगे, सभी को सॉल्व कर करके आप साइड में लिख दीजिए। हम यदि इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आता है, 8 × 6 कितना 48, 48 और 5 कितना टूटेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 13, यानी 53। 48 और 5 53 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53। थोड़ा और साइड करके लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा और साइड करके लिख दीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 53, अब बटे में कितना हो गया 6, और यहाँ पे देखिए क्या है, इसका डिवाइड है, याद रखिए। अब इसको यदि आप देखेंगे, इसको यदि लिखेंगे तो 4 - 2 सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, याद रखिए। तो 4 में से 2 घटा, बचा कितना 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, मंझली ब्रैकेट लग गया, और यहाँ पे देखिए क्या है, और एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या है, देखिए आगे जैसे ही देखेंगे तो 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है 5 होता है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, और भाग में है, याद रखिए भाग में है, और यहाँ पे होगा बड़ी ब्रैकेट। अब प्लस क्या है 5, बस। अब इनको आप सभी को सॉल्व करना है, तो 5 अब प्लस में क्या हो जाएगा, अब देखिए हम लोग ब्रैकेट से हटा रहे हैं इनको। यदि आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह है। यदि इसको हम पलट देंगे ना, यदि इसको हम लोग पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, 6/53 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, गुना का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अब भाग का ही रहने देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे पास हो जाएगा 2 गुने, अब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 6/53 हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए 5 प्लस, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, तो 5 है और गुना में इसको गुना कर दिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/53 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 12/53, 12/53 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12/53। तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए जैसे यहाँ पे भाग है ना, जैसे यहाँ पे भाग है, इसको क्या हम लोग उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करके तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 अब बटा कितना 12, 53 बटा कितना 12। बस इतना दूर तक तो आ गया आपको समझ में। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना कर लीजिए, तो 5 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 25 और एक कितना, 5 तिया 15 का 5 बाकी रह गया 1, 5 25 और 26 अब बटे कितना 12। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आसानी से उत्तर निकल जाएगा। तो इनको जोड़ लीजिए, इनको हल कर लीजिए तो उत्तर आ जाएगा। देखिए तो 12 पंजे 60, इसमें 60 जोड़ देंगे, जैसे ही 60 जोड़ेंगे देखिए 265 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 60 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 यानी कि 325। तो 325 अब बटे में कितना आ जाएगा 12, तो 325 बटा 12 हमारे पास क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, देख लिए ऑप्शन नंबर क्या है ए, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग, यही तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक बात याद रखिए, ये जो बिहार एसएससी इंटर लेवल है, ये कोई ये मत इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे टीचर हम देख रहे हैं इतना आसान आसान सा क्वेश्चन करवा रहे हैं कि मतलब जो है कि उसका कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा आसान लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मीडियम लेवल का एग्जाम होता है, मीडियम लेवल यानी कि अच्छा लेवल का एग्जाम होगा, इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत करने के लिए इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, बिहार एसएससी का पड़ा हुआ है वीडियो, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक मजबूत करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, हमेशा चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, किसी भी एग्जाम किसी भी परीक्षा के पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता है, जब आप तैयारी करते हैं एक बार में ना, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए अब आते हैं सवाल पर। देखिए सवाल में कहा गया है कि एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपये में बेच दिया। मतलब देखिए इस आदमी के पास में 2 रेडियो था, दोनों को ये कितने में बेच दिया, 1500 में बेच दिया। ठीक है, प्रत्येक को मतलब दोनों को 1500 में बेचा। इनमें से एक पर 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 25% की क्या हुई, हानि हुई। पूरे सौदे पर उनसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए याद रखिए हमेशा इस बात को, इस क्वेश्चन के लिए ठीक है आपका समय बचा के देगा और चुटकियों में आंसर करके देगा। देखिए जब विक्रय मूल्य समान हो जाए, विक्रय मूल्य क्या हो जाए, समान हो जाए, जब विक्रय मूल्य समान होता है ना, तो इसमें जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। देखिए लाभ हुआ है 25%, हानि हुआ है भी 25%, तो मतलब क्या है ना, जितना लाभ हुआ है हानि हुआ है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं और बटे में 100 करते हैं। ठीक है, बटे में 100 करते हैं। याद रखिए मतलब जो भी इसमें हानि या लाभ जिसको बोल सकते हैं, यदि हमको हानि या लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना, दोनों प्रतिशत में याद रखिएगा, ये दोनों परसेंटेज में लाभ निकालना हो, तो जो हमें हो रहा है यहाँ पे देखिए हानि भी 25% का हो रहा है, लाभ भी 25% का हो रहा है, तो जो हमारे पास वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे और बटे में क्या करेंगे 100, बस अब हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटा, यहाँ पे देखेंगे यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना 25 गुना 25 कितना आता है 625, अब बटे कितना आ जाएगा, तो मिस्टेक कर दिया ना यहाँ पे, देखिए पूरे में स्क्वायर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो इसको पूरे में स्क्वायर करना है, याद रख लिए, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा। आप देखिए सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए मैं आप, ये तो ऐसे हो गया ना, तो 25 डायरेक्ट मैंने कर दिया, यहाँ पे बटे में कितना आएगा 100, अब फिर नीचे आएगा 1000। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 25 गुना 25 तो 625 हो गया। अब देखिए क्या करना है, बात मेरी ध्यान समझिए, एक जो ये जो परसेंटेज आएगा, ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो 100 2 बार होगा ना, पूरे पे स्क्वायर है, तो अब देखिए 100 को क्या कर दिए इसके अंदर डाल दीजिए, तो यहाँ पे यदि आप गौर से देखेंगे तो 6.25 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 6.25 बटे कितना आ जाएगा 100। तो आप देखिए उसका वैल्यू हमारे पास कितना परसेंटेज है, 6.25% आ गया। मतलब इस तरह के वैल्यू में हमेशा क्या होता है, याद रखिए 6.25% की क्या होगी, हानि हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जब विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ये बात हमेशा गांठ बांध के लिख दीजिए। जब विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा। तो जो वैल्यू हमारे पास में आया 6.25%, इतनी की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, देखिए तरीके और भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी तरीके से आप सभी बना सकते हैं। AK47 से बना सकते हैं। यदि आप AK47 नहीं जानते तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, बेसिक परसेंटेज वाला, आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को नेगलेक्ट मान लेते हैं। जो वैल्यू दिया हमारे पास 1500, इस वैल्यू को नेगलेक्ट मानते हैं। तो 25% का लाभ हुआ है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 125 बटा में 100, और गुना 25% की हानि हुआ है तो लिखते हैं 75 बटा कितना, 100, ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे इन दोनों को। गुना करने के बाद भी फिर से वही वैल्यू आ जाएगा। देखिए 125 गुने 75 करेंगे और बटे कितना, 100। अब इसको गुना कर लीजिए तो 25 25 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 2 62। ठीक है, और यहाँ पे 7 पचे 35 हो गया, बरसते 84, 85 86 87, ये हो गया 87। 5 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 7 हो गया, और 7 6 13 हो गया। ठीक, और 8 1 9 हो गया। यदि आप गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास में जो देखिए 100 जो रहा, इसको परसेंट, एक वैल्यू क्या करना है, पॉइंट डालना, एक को क्या करना है, बचा के रखना है। तो देखिए 9375 अब बटे कितना, 100, ये तो हमारे पास वैल्यू है, लेकिन इस 100 को इसके अंदर पॉइंट में डालना है। तो 00 पे यहाँ पे हो गया। आप हमें बताइए, ये ऊपर वाला जो हमारे पास वैल्यू है 93.75, ये 100 से कितना कम है? तो बोलेंगे सर 100 से कितना कम है? 100 से ये वैल्यू कितना, 6.25% क्या है, वैल्यू कम है। इसका मतलब 6.25% की क्या हो गई, हानि हो गई। आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप सही बना सकते हैं। मैं आपके लिए यही वाला तरीका रिकमेंडेशन करूंगा कि यही वाला तरीका आसान आप सभी के लिए। जब लाभ और हानि वैल्यू बराबर हो जाए तो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। यदि बराबर ना हो तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यदि बराबर ना हो तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है, लाभ हानि दोनों बराबर होता है, तो जो 25% ये लाभ या हानि हुआ उसका स्क्वायर करेंगे, अब बटे में 100 जो उसका भी स्क्वायर, मतलब फुल स्क्वायर करेंगे दोनों का। अब बस जो वैल्यू आएगा हमारे पास उतना ही क्या होगी, हानि। याद रखिए कि जब लाभ हानि दोनों ये विक्रय मूल्य बराबर हो तो हानि होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें है कुछ नहीं, समझिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बोलेंगे सर 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी 9 बार, 9 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 बार 9 लिख दिए। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए। बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो गया। अब बोला इनके अंतर में हम लोग क्या जोड़ देंगे, इन दोनों के अंतर में हम लोग क्या जोड़ेंगे जो इसका वैल्यू कितना हो जाए, 100 हो जाए, इसका वैल्यू 100 हो जाए। आप थोड़ा ध्यान से मतलब इसमें हम क्या जोड़ेंगे पता नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाए, 100 हो जाए। देखिए ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो पता नहीं, वाट जोड़ दिए, इन दोनों के अंतर में वाट जोड़ दिए तो वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 100 के बराबर हो जाए बस। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आएगा बस, 1 प्लस वाट जो हमको निकालना है बराबर कितना, 100। तो वाट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, बचेगा कितना, 99। इसका मतलब इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा भैया, 99 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, आप यदि आप ऐसे भी सोचेंगे कि देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में यदि अंतर करेंगे 1 का आएगा। अब सोचिए 1 को हमें 100 बनाना है, दूसरा तरीका ये है, 1 को हमें 100 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा भैया, इसमें 99 जोड़ दीजिए। यही तो बोलेंगे ना आप, 1 को यदि हमको 100 बनाना हो, क्योंकि इन दोनों का तो अंतर 1 होता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होता है? 1 होता है। तो इस 1 में क्या जोड़ेंगे जो 100 बनेगा? तो बोलेंगे सर 99 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा। बस इन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल था। तो आंसर कौन सा हो गया? 99, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए मैं बिल्कुल ही आराम से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, यही समझ लीजिए कि मतलब आपको सीखना है, तो इस तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए किसी सिनेमा घर में, अगला सवाल देखिएगा, किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है। इसमें बच्चे का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 रुपया है तो वयस्क के एक टिकट का मूल्य क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिएगा। सबसे पहले बात बोला गया है कि सिनेमा देखने के लिए सब लोग, लेकिन यहाँ पे जो वयस्क, ये जो बच्चे का जो टिकट मूल्य था, तो बच्चे का टिकट मूल्य था क्या, कैसे बोला गया है? बच्चे का जो टिकट जो था इसका कितना था? वयस्क यानी कि बड़े का, वयस्क का कितना था? 1/4 टिकट था। ठीक है, यदि हम वयस्क का टिकट x रुपया मान लेते हैं, जो बड़ा लोग था उसका x रुपया मान लेते हैं, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? चाइल्ड क्या हो जाएगा? CHILD, मैं चाइल्ड मान लेता हूँ। चाइल्ड का क्या हो जाएगा? x/4 रुपया हो जाएगा, है ना। एक बच्चे का ये इतना x/4 रुपया हो जाएगा। यदि बड़े का हम मान लेते हैं x, तो बच्चे का कितना हो जाएगा? बच्चे का फिर से मान लेते हैं x/4 हो जाएगा। ये बच्चे का हो गया, ठीक है। ये वयस्क बड़े का था, इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, अब सही है। तो वयस्क का x रुपया मान लिया मैंने, तो चाइल्ड का x/4 रुपया, क्योंकि इसका 1/4 है, 1/4। ठीक है, तो अब सवाल बोला यदि 3 वयस्क और 3 बच्चे हैं, मतलब 3 वयस्क और 3 बच्चे हैं, तो मतलब क्या है? 3 वयस्क है तो एक वयस्क का x रुपया, 3 वयस्क लगेंगे तो 3x हो जाएगा इसका, और प्लस अब बच्चे कितने हैं? एक बच्चे का x/4, तो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं तो 3x/4 हो जाएगा। बस 3 से गुना हो गया, और टोटल जो हमारे पास में किराया है कितना है? 600 रुपया है, ये 600 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 कितना? 15, यानी कि ये हो गया 15/4 x बराबर कितना? 600। अब काट सकते हैं यहाँ पे, 15 चौकी 60 कट गया। x बराबर कितना हो गया? गुना करेंगे इन दोनों को तो 4 चौकी कितना? 16, यानी कि वयस्क का हमारे पास में टिकट का मूल्य कितना निकल के आ गया? 160 रुपया। वयस्क का टिकट का मूल्य x जो माने थे, वयस्क का माने थे ना, तो x का मान कितना निकल के आ गया? 160 रुपया। देखिए ये ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये चीज आप लोग माइंड में कर सकते हैं। ठीक है, आपका सॉल्यूशन तो इतना ही है। ठीक है, यही एक तरीका है, इस तरीके से ही चाहे आप कहीं भी पढ़ें, दुनिया में कहीं भी कोचिंग करें, सभी आपको इसी तरीके से बताएंगे। शॉर्ट से शॉर्ट मेथड, इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ नहीं है, यही एक मतलब शॉर्ट मेथड है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ करना क्या है, बच्चे का हमने ये वयस्क का x रुपये मान दिया, तो बच्चे का x/4 हो गया, और यहाँ पे 3 वयस्क था और यहाँ पे कितना था? 3 बचा, 3 वयस्क हो गया तो 3x हो गया, और 3 बच्चे थे तो 3x/4 हो गया। बस दोनों को जोड़े 600 हो गया किराया। अब जैसे ही देखें तो x का मान हमारे पास में कितना निकल के आ गया? 160 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, समझिएगा। सवाल में बोला गया है कि 2000 रुपए की राशि को राम, रंजीत और संतोष के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया हो, तो संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला? बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिए कि 2000 रुपया है, 2000 रुपये को 3 में बांट दिया, राम, रंजीत और क्या है? संतोष। मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं कि सभी लोग समझ जाएंगे, 100% विद्यार्थी को समझ में आएगा। इसका जो रेशियो है 2:3:5 है। ठीक है, अब क्या बोला गया है
कि इसको इस तीनों अनुपात में बांट दिया गया है। देखिए ये जो रुपया है हमारे पास में, इसको इस अनुपात में बांटा गया है। राम को 2, रंजीत को 3, संतोष को 5, इस अनुपात में बांटा गया है। तो बोला गया है वो तो संतोष को रंजीत से कितना अधिक धन प्राप्त हुआ। तो बोला संतोष को रंजीत से कितना ज्यादा धन प्राप्त हुआ। तो देखिए संतोष को 5 प्राप्त हुआ, रंजीत को 3 प्राप्त हुआ, इससे इसको कितना ज्यादा प्राप्त हुआ है, 2 ज्यादा प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ आ गया हमें, यहाँ पे 2 ज्यादा प्राप्त हुआ है। लेकिन ये क्या है, टोटल धन है। टोटल धन हमारे पास में कितना, 2000 है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ के देखिए पहले। तो 2, 3, 5 है और 5 कितना, 10, यानी कि 2, 3, 5, 5 10 है ना। तो टोटल यहाँ पे 10 है और यहाँ पे टोटल कितना, 2000। तो हम बोलेंगे 10 यूनिट का, 10 यूनिट का हमारे पास में मान कितना है, 2000 रुपया है। 10 यूनिट का मान कितना है, 2000। ठीक है, और देखिए तो हमें यही तो बोला गया है ना कि संतोष को रंजीत से कितना अधिक प्राप्त हुआ। संतोष को रंजीत से कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो बोलेंगे सर 2 यूनिट अधिक प्राप्त हुआ इसको। तो 2 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए, आंसर निकल जाएगा बस। तो देखिए 10 यूनिट का मान 2000 है, तो यहाँ से यदि आप काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान निकालना है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 400। तो 400 निकल के हमारा जो है कि उत्तर हो गया। ठीक है, 400 रुपया किसको अधिक मिला है, संतोष को रंजीत से 400 रुपया अधिक मिला है ना। संतोष को रंजीत से कितना मिला है, 2 यूनिट अधिक, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 400 रुपया। तो 400 जो है कि हमारा कुल मिला के आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक ये बात, बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए मैं आपको ऐसे देखिए बनाने के लिए तो मैं चुटकियों में बना सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ये यहाँ पे इसका ये बना हुआ है, एक रेलगाड़ी है, समझिएगा ध्यान से, ये रेलगाड़ी मैंने बना दिया है। तो बोला गया है एक आदमी कोई खड़ा है यहाँ पे, एक आदमी कोई खड़ा है यहाँ पे, रोड पर खड़ा है आदमी। इस आदमी को ये रेलगाड़ी ना कितनी देर में पार कर जाता है पता है, ये रेलगाड़ी इसको कितनी देर में पार कर जाता है, 5 मिनट में, 5 मिनट में पार कर गया। कौन पार किया, रेलगाड़ी इस आदमी को। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल कितना दिया गया, रेलगाड़ी की चाल दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार दी रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस आदमी को 5 मिनट में पार कर गया। सोचिए थोड़ा सा, इस आदमी को कितनी देर लगा पार करने में, देखिए 5 मिनट लगा। इसका मतलब इस आदमी की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, क्योंकि देखिए यदि कोई दूरी है, किसी दूरी को ही पार करने में समय लगता है, इसका मतलब इस आदमी की कोई लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन ने इसको पार किया। ट्रेन ने किसको पार किया, इस आदमी को। तो आदमी की कुछ तो लंबाई होगी ना, मतलब लंबाई मतलब एक तरह से चौड़ाई, क्योंकि दूरी आदमी खड़ा है। तो बोलेंगे सर लंबा आदमी तो कोई लंबा होता नहीं है, तो आखिर इसने दूरी किसकी पार किया। तो बोलेंगे भैया आदमी तो कोई जैसे चौड़ा होता नहीं है, पुल की तरह इतना चौड़ा हो गया है ना। तो इसका मतलब इसने किसकी लंबाई को पार किया है, इसने खुद की लंबाई को पार किया है। ठीक है, आदमी तो एक तरह से खंबा माना जाता है, आदमी जो होता है इसकी दूरी को नेगलेक्ट माना जाता है, इसकी दूरी कुछ भी नहीं होता है। तो इन्होंने इसकी दूरी को मतलब ये किसकी दूरी को पार किया और इसको 5 मिनट समय लगा कैसे। तो बोलेंगे सर कि इस आदमी जो ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये खुद की इसने ट्रेन ने जो पार किया, इस आदमी को जो पार किया, मतलब इस ट्रेन की खुद की लंबाई को पार करने में 5 मिनट लग गया। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई जो होगी, इसने ट्रेन की लंबाई खुद की लंबाई को पार किया है। बात आ गया क्लियर यहाँ पे। इसका मतलब हमें जो 5 मिनट का समय लगा, इसने खुद की लंबाई को पार करने में लिया है। इसका मतलब हमें क्या लगेगा कि यदि हमारे पास में क्या निकलना, दूरी निकालना हो, ये दूरी किसकी होगी, ट्रेन की दूरी होगी। तो बस हम क्या करेंगे, दूरी बराबर, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, क्योंकि दूरी तो यहाँ पर एक ही है और दूरी किसकी हुआ है, ट्रेन की पार। तो चाल कितना है बताइए, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हमारे पास में उत्तर किस में, मीटर में है, तो हमको इसको 5/18 से गुना करना है। 5/18 बोलेंगे सर ये क्या वाला है, 5/18 क्या है, जब हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, बड़े से छोटे यूनिट में बदलना हो तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। और यदि हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो हमको 18/5 से
गुना करना पड़ता है। आप सिंपल सी बात याद रखिए, देखिए बड़े से छोटे में जाएगा, बड़ा किलोमीटर होता है कि मीटर होता है, तो बोलेंगे किलोमीटर बड़ा होता है। बड़े से छोटे में जाएंगे, छोटे में बदलना है तो छोटे वाले के ऊपर, यदि फिर अब मीटर से किलोमीटर यानी छोटे से बड़े में जाना है, बड़े में जाना है तो बड़े के ऊपर, याद रखिए छोटे में जाना है तो छोटे के ऊपर, बड़े में जाना है तो बड़े के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये हो गया। अब समय कितना लगा है भैया 5 मिनट। अब 5 मिनट को कितना से गुना कर देंगे, ये सेकंड में कन्वर्ट होगा तो 60 से गुना कर देंगे, मिनट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक उत्तर निकल जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दिया 18, 6 से काटेंगे 10 से 12 में कट गया, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6। अब इसको गुना करेंगे उत्तर निकल जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 5 पे कितना हो गया 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 5000 मीटर। तो इस ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी थी 5000 मीटर थी, याद रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ये जो मैंने इतना लंबा लंबा आपको बताया है, इतना लंबा है नहीं, मैं आपको फिर से एक बार करके बताता हूँ। देखिए इतने में ये सॉल्यूशन है। देखिए हमें आप यदि आपको पता चल गया कि दूरी किसकी पार किया है इसने माइंड में, तो बोलेंगे सर दूरी तो इसने खुद की लंबाई तय किया है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकले, दूरी बराबर सिंपल यहाँ पे सिर्फ होगा 4 गुने समय। 4 गुने क्या होगा समय होगा, बस याद रखिए। चाल था हमारे पास में कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको 5/18 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में उत्तर दिया है, और समय कितना लगा है 5 मिनट, मिनट है इसको सेकंड में करना है, 60 से गुना करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5000 मीटर हमारे पास में क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ये दूरी किसकी होगी, दूरी बोले लंबाई बोले बात बराबर है, वो रेलगाड़ी की होगी। ठीक है, 5000 मीटर हमारे पास में क्या हो गया, उसका उत्तर हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सवाल क्या बोला गया है, थोड़ा सा नीचे करता हूं। देखिए नवनीत और नमिता की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है और अनुपात 5:7 है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिए। नवनीत और नमिता, मैं नाम लेता हूं नवनीत और क्या है नमिता। सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया, और इनकी आयु का योग जो दिया है, टोटल जो दिया है योग इनकी आयु का कितना है 24 वर्ष दिया है। ये सवाल में बोला गया है, हमें हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहे हैं। नवनीत और निविता की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया, इसको काट दीजिए, इसको हटा दीजिए इधर वाले को, इधर वाले रेशियो को। ठीक है, तो इनकी आयु का जो अनुपात दिया है कितना दिया है हमारे पास में 5:7। देखिए आयु का अनुपात है का मतलब क्या होता है वर्तमान है, याद रखिए। था बोलेंगे तो पुराने जमाने यानी कि पहले चले जाएंगे, होगा यानी कि फ्यूचर में होगा, ये चीज याद रखिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस भी आपको यहाँ पे काम आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो काम कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है या बाद में हो या पहले हो चुका है, ये चीज आपको पता चलेगा। तो मतलब अभी 24 वर्ष इसकी आयु है और वर्तमान है, और नवनीत और नमिता की वर्तमान आयु है अभी कितना 5:7। इसका मतलब देखिए यहाँ पे इसकी आयु का अनुपात कितना है 5:7, और यहाँ पर इनका योग कितना है 24। यदि यहाँ पर भी हम इसका योग करेंगे तो बात बराबर, सॉरी यहाँ पे अंतर दिया है ना जी, यहाँ पे क्या दिया है अंतर दिया, अंतर दिया, देखिए मिस्टेक हो गया ना, इनकी आयु के बीच का क्या है अंतर है भैया, ये अंतर मिस्टेक हो गया था। तो अंतर कितना है 24 वर्ष का अंतर है। यदि हम यहाँ भी अंतर करेंगे तो यहाँ पे अंतर कितने यूनिट का आएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आएगा 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का यहाँ पे अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितने यूनिट का है 24 का है। तो 2 यूनिट का मान 24, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 12। तो हमें निकालना किसका मान है, तो बोला है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 5 और 7 कितना 12, यानी कि हमको कितने यूनिट का मान निकालना है 12 यूनिट का मान निकालना है। तो बस यूनिट 12 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान 12 हो गया, तो 12 यूनिट का मान कितना बराबर 44, 144, यानी कि इस आदमी की आयु का योग है ये कितना वर्ष है 144 वर्ष है। कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 नंबर ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। समझ आ गया सभी को, बहुत ही आसान सा सवाल था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सवाल में बोला गया, देखिए क्या बोला गया है सवाल में कि 18 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, अगर उसी काम को 6 आदमी द्वारा करना है तो कितने दिन लग जाएंगे।
बहुत ही आसान सवाल। देखिए इसमें क्या होता है, ये m1d1 बराबर होता है m2d2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। m मतलब आदमी, डी का मतलब आदमी कितने दिन में करता है, और फिर कुछ और आदमी लगेगा तो कितने दिन में होगा। सिंपल सवाल है। 18 आदमी कितने दिनों में कर रहा है भैया, 20 दिनों में कर रहा है। अब बोला गया है अगर उसी काम को 6 आदमी करे तो कितने दिन लगेंगे, तो D2 का मान निकालना है। 6 से काट देंगे, 6 3 18, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, तो 60 दिन लगेंगे भैया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए किसी आदमी को, है ना, यहाँ थोड़ा सा एक स्पॉट लगे, हटा देते हैं। किसी आदमी को राम और श्याम क्रमशः, सॉरी किसी काम को यहाँ पे बोलना है, किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम अब कितने दिनों में श्याम समाप्त करेगा। बहुत ही आसान सा सवाल। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए राम यहाँ पे आ गया, राम किसी काम को कितने दिनों में करता है भैया, 10 दिन में करता है। और श्याम कितने दिनों में करता है भैया, ये करता है 20 दिनों में। सिंपल सी बात है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुल काम बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। कुल काम कितना है हमारे पास, 20 है। राम किसी काम को, मतलब हमारे पास में 20 काम करना है, राम इस 20 काम को करने में 10 दिन लगाता है। तो सोचेंगे 10 दिन में 20 काम करता है, यानी कि इसको यदि हम कुर्सी मान लेते हैं, समझने के लिए कुर्सी मान लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। देखिए राम जो है ना 20 कुर्सी 10 दिन में बनाता है, मतलब इस 20 कुर्सी को बनाने 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, इसकी क्षमता निकालेंगे। तो मतलब इसमें इस 10 से भाग लगा देंगे, 20 में 10 से भाग लेंगे, कितना आएगा 2। तो इसका मतलब एक दिन में कितना बनाता होगा, 2 कुर्सी, है ना। 10 दिन में 20 कुर्सी, तो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अब श्याम को ले लीजिए, श्याम देखिए 20 दिन में 20 कुर्सी बनाता है, इसका मतलब एक दिन में कितना कुर्सी बनाया, 1 कुर्सी। देखिए 20 में 20 से भाग लगाया, 1 कुर्सी हो गया। इसका मतलब इसकी क्षमता निकल के आ गया, श्याम की क्षमता हो गया एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, और राम की जो क्षमता हो गया एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। बात समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर तक निकल गया तो बस अब समझ लीजिए काम हो गया। अब सवाल बोला गया 5 दिनों तक साथ में मिलकर काम करता है, दोनों साथ में 5 दिन तक। तो 5 दिन तक दोनों साथ में काम कर लीजिए, तो दोनों को मिलाएंगे। देखिए राम बनाता है 2, श्याम बनाता है 1, दोनों मिलेगा 3 कुर्सी, और 5 दिन तक किया है, तो 5 से कितना कुर्सी बन गया, 15 कुर्सी तो बन गया भैया। पहले हमारे पास में कितना कुर्सी, 20, तो 20 में से हमारे पास में 15 कुर्सी तो बन गया। घटा लीजिए, बचा कितना, 5। इसको 5 कुर्सी बचाओ, इसको हम लोग बोलेंगे शेष काम हमारे पास में बचा कितना, 5, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी बन चुका है। अब इस 5 को कौन करेगा, देखिए बोला है इसके बाद राम काम छोड़ देता है, इसका मतलब राम अब काम नहीं करेगा, राम काम को क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। मैं इस साइड में मिटाता हूं इसको, ठीक है। इस साइड में राम अब क्या करता है, काम नहीं करता है, तो करेगा कौन, श्याम करेगा। तो श्याम करेगा, 5 कुर्सी बनाएगा। और तो देखिए श्याम की क्षमता क्या है, एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। श्याम एक दिन में कितना बनाता है, 1 बनाता है। तो 5 कुर्सी बनाने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 1 कुर्सी, तो 5 दिन में कितना, 5 कुर्सी बनेगा, 5 दिन लगेगा इसको, श्याम को, ठीक है। श्याम को कितना लगेगा, 5 दिन लग जाएगा। तो यही तो बोला गया था कि शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, तो शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, तो हमारे पास में कितना जाएगा, 5 दिन। देखिए ये मैंने गुना कर दिया है, लेकिन आपको ये समझना है। देखिए 5 कुर्सी है ना, तो 5 कुर्सी है, तो 5 कुर्सी बनाना है, एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। यहाँ पे गुना नहीं, भाग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से मैंने गुना कर दिया, तो 5/1 करेंगे तो 5 होगा, यानी कि 5 दिन लगाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन को थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए, ये थोड़ा सा मैंने गुना कर दिया मिस्टेक से, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में कितना दिन लगेगा, ये होगा 5 दिन। तो 5 दिन में काम जो है कंप्लीट कर लेगा ये श्याम। ये किस क्या, कौन सा काम, क्या, शेष काम, इसको शेष काम बोलते हैं, शेष काम। तो कितने दिन लगेगा, 5 दिन लगा करने में, बस सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 है। 3 लगातार सम संख्या, उसका योगफल 210 दिया है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है।
अब सोचिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 है। 3 लगातार सम संख्या मतलब क्या? यदि पहली सम संख्या x मान लिए तो दूसरी सम संख्या क्या होना चाहिए? x + 2 होना चाहिए। और तीसरी सम संख्या क्या होना चाहिए? x + 4 होना चाहिए। यही तो होगा ना। और तीनों का योगफल जोड़ वो कितना दे दिया गया है? 210 दे दिया गया है। 210 दे दिया गया है। ठीक है, ये एक संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या हुआ, ये तीसरी संख्या हुआ। तीनों का योगफल कितना हो गया? 210। तो अब जैसे ही जोड़ेंगे तो 1 2 3x हो गया। ठीक है, और बराबर में 2 और 4 6। 6 घटा देंगे तो 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 4 10, यानी कि 200 कितना बच गया? 4। ये 6 इधर माइनस हो गया। और 3 से काटेंगे तो 3 6 के 18, 3 8 24। मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने? 210, 4 और 2 6। चलिए ठीक है, तो घटाएंगे यहाँ पे 6 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 3 से काटेंगे, 3 6 के 18, 2 बचा, 3 8 24, यानी 68 हो गया। यानी x का मान कितना हमारे पास में हो गया? 68। यानी कि ये वाला वैल्यू हो गया 68, और ये हो गया 70, और ये हो गया 68 2 70, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। तीनों वैल्यू निकल के हमारे पास में आ गया। अब क्या पूछा है? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितने का दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी संख्या 72 है और सबसे छोटी संख्या अंतर है 68 है। दोनों के बीच अंतर कितने का? 4 का है। तो 4 का इसका अंतर हो गया हमारे पास। बस अंतर कितना हो गया? 4 का। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए। सवाल थोड़ा सा बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन समझिएगा इनको। देखिए सवाल में क्या बोला गया है। अब देखिए सवाल थोड़ा सा देखिए, खाना बन रहा है तो सीटी भी बजेगा ही, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो समझिए सवाल में बोला गया है, एक पिता अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को तथा शेष का 2/5 अपने पुत्र को तथा शेष का 1/5 भाग पुत्री को देता है तथा शेष जितना बचता है उसका 1/5 भाग दान देता है तथा इसके पास बाद भी कितना बच जाता है? 500 रुपया शेष बच जाता है। उस आदमी की संपत्ति कितनी थी? बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास में देखिए टोटल धन हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। टोटल धन हम लोग x रुपया मान सकते हैं, जिससे क्या होगा? दोनों का आराम से डिवाइड कर पाएंगे। तो यदि हम क्या करेंगे, टोटल यदि हम x मान लेते हैं तो आधा आधा करना। आधा किसको दे दिया? पत्नी को दे दिया। तो देखिए x का 2 पार्ट करना पड़ेगा हमें। x का 2 पार्ट करेंगे तो आधा x/2 भाग तो हम पत्नी को दे चुके हैं। ये पत्नी को दे चुके हैं, ये निकल चुका है हमारे हाथ से। अब बचा कितना हमारे पास में? आधा भाग बचा हुआ है। इतना बचा हुआ है। अब क्या कहता है? देखिए इसमें से क्या बोला गया है? 2/5 भाग पुत्र को दे दिया। 2/5 भाग पुत्र को दे दिया। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। बेसिक जाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, यदि शॉर्टकट करेंगे तो 2 लाइन में आंसर है। मैं आपको शॉर्टकट समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। देखिए शेष का बोला गया है। अब बात समझिए, जितना था हमारे पास टोटल कितना था? x रुपया। अब आधा तो हमने पत्नी को दिया, शेष बचा कितना? x/2, इतना बचा ना। तो हमको क्या करना है ना, याद रखिए हमेशा, हमें हमेशा इसका शेष बचाना है। शेष बचाने का मतलब क्या है ना, हमारे पास में बचेगा कितना वो निकालना है। देखिए पत्नी को तो इसने दे दिया आधा भाग, अब शेष का 2/5 भाग किसको दे दिया? पुत्र को। जब आप सोचेंगे, जब आप ध्यान से देखिएगा, जब आपने 2/5 भाग पुत्र को दे दिया, 2/5 भाग पुत्र को दे दिया, तो बचेगा कितना? जो शेष जो बचेगा इसका उल्टा होगा, मतलब इसको मैनेज करना पड़ेगा। 5 में से 5 भाग है, 5 भाग में से 2 भाग तो पुत्र को दे देते, तो बचा कितना? इन दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी कि 3/5 भाग बचेगा। ये बचा हुआ भाग है। तो हमको हमेशा यहाँ पे क्या रखना? बचा हुआ भाग, जिससे हम बचा हुआ भाग जो हमारे पास में कितना 500, इसके हम लोग बराबर कर सकें, जिससे हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, तो हमेशा बचा हुआ भाग निकालेंगे। तो देखिए 2/5 तो हमने पुत्र को दे दिया, तो बचा कितना, इसको यदि 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचा कितना हमारे पास। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ये कलर ले रहा हूँ, ये वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, बचा हुआ भाग जो शेष भाग बचेगा वो कितना, हमेशा शेष भाग सबका करना है, इसका भी शेष, इसका भी शेष, इसका भी शेष, सबका शेष भाग करना है। तो इसका बचेगा 3/5 बचेगा शेष भाग, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको 3/5 से क्या करना है, गुना करना है। पहले सबका मैं शेष निकाल लेता हूँ, फिर शेष भाग इसका कितना बचेगा, इसका यदि आप शेष भाग करना चाहेंगे तो इसका शेष भाग कितना बच जाएगा। देखिए 5 में से 1 गया कितना, 4, तो 4/5 भाग बचेगा इसका शेष, ठीक है। और इसका शेष कितना बचेगा, इसका भी बचेगा 4/5। इसी तरीके से करना है और बराबर कर देंगे 500 के। बस हमें क्या करना है, गुना करते चलना है, ठीक है। देखिए इससे शॉर्ट जो है कि इस तरह का सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो ये पहला हो गया हमारे पास में 3/5 भाग शेष बचा है, और यहाँ कितना बचा है 4/5 भाग, तो 4/5 भाग, और फिर उसके बाद फिर कितना है, फिर 4/5 भाग, 4/5 भाग। ये हमारे पास में क्या बचा हुआ है, शेष। और रुपया में हमारे पास में कितना शेष बचा हुआ है, तो बोलेंगे भैया 500 रुपया बचा हुआ है, तो इनको बराबर कर देंगे। शेष ये भी बचा है देने के बाद, सबको बांटने के बाद 2/5, 1/5 और 1/5 बांटने के बाद में शेष हमारे पास में इतना रुपया बचा हुआ है। और यहाँ पे कितना बचा है भैया, 500 बचा है। अब जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। और कटेगा, और बोलेंगे और तो कटने वाला है, यहाँ से काटेगा, देखिए 4 से काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, कट गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना, 3 दूनी 6 हो गया ना। अब जैसे इसको गुना करेंगे 25 पंजे 125, और सबको एक साथ में गुना करेंगे। अब बोलेंगे सर ये तरीका कैसे काट दिए आप, ये मैंने 100 समझ के इसको काटा है, 5 तो है ही, 100 को काटेंगे 25 बार में काटेंगे, 25 पंजे 125। अब सबको गुना करेंगे तो 125 गुने 125 हो जाएगा। तो 3 मतलब यहाँ पे 3 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 6x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे 125 गुना कितना, 125, ठीक है। अब देखिए x बराबर हो जाएगा इसके नीचे में। अब देखिए इसको मैं गुना करके बताता हूँ, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करने का सिंपल सा तरीका होता है। लास्ट में आपने बेसिक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी देखिए, पता चलेगा आपको स्क्वायर कैसे करते हैं, वो सभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप समझिए, बेसिक जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करने के लिए 5 लास्ट में है तो 25 लिख दिए। उसके बाद इसके बगल में जो संख्या है इसमें 1 बढ़ाकर इसी से गुना करना है, मतलब 12 गुना 13, 12 गुना 13 करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 12, यानी कि 13 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 13 आ गया, यानी कि 156 निकल के आ गया। तो 156 यहाँ पे लिख देंगे, ये निकल के आ गया। ये हो जाएगा 156 25, अब बटे में कितना 6 हो जाएगा। अब जैसे इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास उत्तर आ जाएगा 6 दूनी 12, बचा कितना 3, 6 चौके 24, बचा कितना, सॉरी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 6 दूनी 12, 3 बचा ना, 6 चाक 36, 6 बार में कटना चाहिए, 6 बार में, ठीक है, कट गया पूरा। अब 2 को उतारे तो भाग नहीं लगा, अब हमको 5 भी उतारना पड़ेगा। अब लगेगा कितने बार में, 6 चौके 24, 4 बार में, बच गया 1, 6 कम 6, 6 चाक 36। तो हमारे पास में उत्तर निकल के आ गया है 26.04.16, 2604.16। ये हमारे पास में कितना था, इसकी आदमी की संपत्ति थी, इतनी ही इसकी संपत्ति थी इसके पास, इसमें से इतना इतना बांटा है। तो हमारे पास उत्तर कौन सा निकल के आएगा, उत्तर हमारे पास में हो गया डी नंबर ऑप्शन, 2604.16 रुपया, इतनी रुपये थी इसकी आदमी की कुल संपत्ति। समझ आ गया। बस आपको करना क्या है, सबका मतलब शेष भाग करना है। इतना दान कर दिया तो इसका शेष निकालने के लिए 5 में से 2 घटा बचा 3/5, फिर 1/5 भाग दान कर दिया, बचा कितना 4/5, फिर इसका 1/5 दान कर दिया, फिर बचा कितना 4/5। इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास में बचा था कितना x/2 भाग, क्यों आधा तो दे दिया था इधर, इन सभी में गुना करिए, हमारे पास शेष भाग बचा, और शेष हमारे पास में 500 बचा था। बराबर किया, सॉल्व किया, हमारे पास उत्तर आ गया इतना। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सवाल में बोला गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो निकालना है। वाट के स्थान पर क्या आएगा,
ठीक है, वाट के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। चलिए क्या है इसमें, क्या होगा इसमें, तो सिंपल सा सवाल है। आप यदि इसका लॉजिक निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का यदि आप डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ पहले, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर दिया है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे यदि आप डिफरेंस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 9 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखिए यदि आप 2 का अंतर किए ना, 9 7 16, तो आपको एक चीज पता चल रहा है। एक चीज क्या पता चल रहा है, इनके बीच में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना। ये किसका है, 3 का स्क्वायर है। ये किसका होना चाहिए, अच्छा इसका अंतर ना जी, मतलब इसमें क्या है ना, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर जुड़ा, इसमें किसका स्क्वायर जुड़ेगा, 4 का स्क्वायर जुड़ेगा, है ना। 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 चौक 16 दूनी 32, इसका मतलब 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। फिर इसको मैं प्रूव करता हूँ, तो यहाँ पे किसका 5 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए, 5 है कितना, 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 25, तो 32 में 25 जोड़ेंगे कितना आता है, 57 आता है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, हमारे पास में उत्तर क्या आ गया, 32 जो कि हमारा क्या बन गया, उत्तर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, ये सवाल हमारे पास में है। सवाल कहा गया एक दुकानदार अपने सामानों का मूल्य 20% बढ़ाया, सामानों को 20% बढ़ाया तो उसके सामानों की बिक्री 10% की कमी आ गई, तो उसके कुल व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिए। इस तरह के सवाल के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, AK-47 लगाना है। अब देखिए AK-47 क्या है, परसेंटेज में जब आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा या फिर जब बेसिक पढ़िएगा तो पता चलेगा। देखिए 20% बढ़ाया, हर चीज वैल्यू आपको 100% मानना है। मैं आपको समझाता हूँ AK-47 क्या होता है, कि हर एक चीज जो वैल्यू होता है वो 100% होता है। जब 20% बढ़ा देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 120, अब बट्टे में कितना, 100 लिखेंगे। 100 नीचे किस लिए लिखे हैं, परसेंटेज के लिए लिखे हैं, ठीक है। अब गुना में लगातार हो रहा है ना कोई भी काम, जैसे ही मूल्य बढ़ाया बिक्री इसका कम हो गया, फिर बिक्री कितना हो गया, 10% कम हो गया। देखिए हर एक वैल्यू अपने आप में 100% हो गया। अब ये भी वैल्यू 100% के बराबर है। जब 10 घटेगा तो बचेगा कितना, 90, 100 में से 10 घटा 90, तो 90/100। जितना हो रहा है उतना कीजिए, बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ाइए, घट रहा है तो 100 में घटाइए, यही होता है AK-47। अब आप जैसे ही 100 को कटाएंगे तो यहाँ पे कितना बार, यहाँ पे बरनामा अठोतल से 108 बटा कितना आ गया, 100। अब बोलेंगे सर ये 100 किस लिए रखे हैं आप, इस 100 को हम लोग इसलिए रखें हैं कि चेक हो सके कि ये ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से कम है या ज़्यादा है। यदि 100 से ज़्यादा होगा तो वृद्धि होगा, और यदि कम होगा तो कमी होगा। तो आप सभी देखिए 100 से ये ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, तो बोलेंगे सर कम हुआ। तो कितना कम है, 8, तो 8% की क्या हो गई, कमी हो गई, 8% की कमी हो गई, ठीक है। 8% की, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, ज़्यादा है ना भैया, तो ज़्यादा है तो वृद्धि होगी ना, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ज़्यादा है इसलिए वृद्धि होगी। तो 8% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए 90 नंबर सवाल है, समझिए। सुनीता ने 8,000 रुपये रीता से उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद 10,000 रुपये लौटाई, तो ब्याज की दर क्या थी। देखिए निकालने का तो बहुत तरीका है, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका सिंपल सा बताऊंगा कि फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इसने कितना जमा किया था, सुनीता ने 8,000 रुपये जमा किया था, ये प्रिंसिपल हो गया। 8,000 रुपये जमा किया, अब कुछ समय के बाद इसको, 4 साल के बाद इसको कितना मिला, अमाउंट, यानी कि कितना रुपया लौटाया गया। लौटाया जाता है हमेशा मिश्र धन के साथ में, याद रखिएगा। 8,000 रुपये। देखिए एक बात याद रखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप बोलेंगे सर ये बिहार SSC में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि दिया तो दिया नहीं था, लेकिन फिर भी आता है, फिर भी आता है। देखिए बिहार SSC, बिहार का जो एग्जाम का सिलेबस ना लिमिटेड नहीं होता है, कहीं से भी कुछ ही पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए, ठीक है। इस तरीके ये भी पूछ सकता है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है, नो टेंशन। तो आप सभी ये चीज भी कवर करना पड़ेगा। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलिएगा ना, तो आप जो है कि 3 से 4 नंबर 5 नंबर तक खो सकते हैं, आसान सा चीज़। इसलिए इसके सिलेबस के चक्कर में नहीं रहिएगा। कभी भी ये सब सिलेबस से, पूरे सिलेबस से नहीं पूछा है आज तक में, हमेशा इधर उधर से पूछता ही सवाल है। तो देखिए हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, साधारण ब्याज कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 2,000।
ठीक है, 2000 का साधारण ब्याज। और टाइम हमारे पास में कितना लगा है, टाइम हमारे पास में 4 वर्ष। तो बस आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है भैया, पी आर टी अपॉन में 100, ये तो फॉर्मूला होता है। एस आई कितना है 2000, पी का मान कितना 8000, रेट कितना है, रेट तो निकालना ही है, टाइम कितना है 4 वर्ष बटे में 100 है। देखिए 00 से 00 कट गया है ना, और 2 से काटेंगे 2 से 4 बार में कट गया, और 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, 4 से भाग लगेगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख पाएंगे 6.1/4%। इसका मतलब हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 6.1/4%। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये सवाल तो लगभग सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछे जाने वाला सवाल। देखिए ये सवाल तो रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। सवाल में क्या बोला गया है, एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 5/3 चाल से चलता है। पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वास्तविक चाल के 5/3 चाल से दफ्तर जाता है तथा दफ्तर 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उसे कितना समय लगता है, ये पूछा गया है। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिए कैसे करना है इसको। देखिएगा, देखिए आदमी की यहाँ पर 2 तरह का चाल है। एक का है, एक जो चाल है इसका वास्तविक चाल और एक वर्तमान चाल। तो हम लोग दोनों चाल यहाँ पे ले देते। देखिए यहाँ पे मैं ले देता हूँ वास्तविक चाल और एक वर्तमान चाल। अब भैया वास्तविक क्या है, वर्तमान क्या है, यहां पे बोला है कि वास्तविक चाल के 5/3 चाल से, वास्तविक चाल जो है उसका यदि हम 5/3 साल से चलते हैं तो हम 30 मिनट पहले पहुंचते हैं। इसका मतलब यदि वास्तविक चाल हम लोग 1 मान लेते हैं तो इसका वर्तमान चाल कितना होगा, 1 का 5/3 होगा, है कि नहीं, 1 का 5/3। यदि आप गौर फरमाएंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया ना। इसका वास्तविक चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से यदि आप समझेंगे तो, और वर्तमान चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मीटर प्रति सेकंड में भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या लेकिन रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, याद रखिए हमें, रेशियो में जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो वास्तविक रफ्तार ये तो क्या है, चाल है ना, यानी कि स्पीड है, ये हमें ये 3 की रफ्तार चल रहा है, ये 5 की रफ्तार चल रहा है। मतलब देखिए वास्तविक वाला चाल कम है और वर्तमान वाला चाल क्या है, ज्यादा है, तभी तो ये 30 मिनट पहले पहुंच गया। अब 30 मिनट पहले पहुंचा, यानी कि समय की बात हुआ, तो हम लोग को इसके समय का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, समय का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो याद रखिए समय का रेशियो चाल के रेशियो का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा 5:3। अब देखिए इसको, अब पहले समय 5 लगता था, अब कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना जल्दी पहुंच रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे कितना जल्दी पहुंच रहा है, इससे यहाँ पे 2 यूनिट, मतलब एक तरह से यहाँ बोलेंगे 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, हम यूनिट ही मानिए, यूनिट लिखिए इसको, तो 2 यूनिट या फिर 2 मिनट बोल सकते हैं। 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, 30 मिनट पहले, या फिर 2 यूनिट का मान 30 मिनट है, ऐसे बोल सकते हैं। 2 यूनिट का मान 30 मिनट, ये 30 मिनट है, 2 यूनिट का मान 30 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना आएगा, 15 मिनट आ गया 1 यूनिट का मान। अब देखिए हमको जो पूछेगा वो निकल जाए। क्या पूछा है वो, कि यदि वह उसे वास्तविक चाल से चलने के बाद दफ्तर में कितना समय लगता था। वास्तविक चाल तो भैया यही वाला था ना, वास्तविक चाल तो यही वाला है, इस चाल से ज्यादा तो हमें कितना समय लगता। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना समय लग रहा है, 5 यूनिट का समय लग रहा है, तो 5 यूनिट का मान निकालिए वास्तविक चाल से, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 15 है, तो 5 यूनिट 15 बचे कितना 75, यानी कि वास्तविक चाल से चलते थे हमें कितना लगता, 75 मिनट का समय लगता। समझ आ गया, बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यदि वर्तमान में बोलेंगे तो कितना समय लगता, वर्तमान में हम चल रहे थे कितना समय लगता, तो यहाँ पे 3 यूनिट का मान है, 3 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान 15 और 3 यूनिट का मान 15 दिया 45, है ना, 45 मिनट। मतलब पहले में 75 मिनट लगता था, अभी हमें वर्तमान में 45 मिनट ही लग रहा है, मतलब 30 मिनट क्या लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि हम चाल बढ़ा दिए हैं। समझ गए। चलिए इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, मिश्रण सवाल है। दूध तथा पानी के 50 लीटर के मिश्रण में जिसमें 25% पानी है,
देखिए दूध तथा पानी का 50 लीटर का मिश्रण इसके पास, जिसमें 25% पानी है, ठीक है, के साथ 30% पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिए थोड़ा सा मेरी बात को। ये मिश्रण का सवाल है तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये होता है मिश्रण का सैंपल एलिगेशन का। तो हमारे पास में देखिए 25% पानी, सॉरी 25% जो हमारे पास में पानी वाला है, इसमें हमारे पास ये मिश्रण कितना लीटर का है, 50 लीटर का मिश्रण है। अब क्या करा है, इसमें 25% पानी वाले में हम लोग 30% पानी वाला मिला रहे हैं, लेकिन कितना मिला रहे हैं ये पता नहीं है भैया। तो वही तो हमें निकालना है, कितना मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे, 30% पानी वाला इसमें कितना डालेंगे जो कि नए मिश्रण ये जो मिडिल वाला वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर निकल जाएगा, इसका मान निकालना है बस। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा अंतर, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो 10 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया, यहाँ से यदि करेंगे वैल्यू तो हमारे पास में तो 2:1 निकल के आ गया। अब सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे 2 यूनिट का मान कितना है, 50 लीटर। तो 2 यूनिट का मान हमारे पास में कितना है, 50 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला 1 ही यूनिट तो है ना हमारे पास, इसका मान कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 25 लीटर। इसका मतलब हमें ये वाला कितना मिलाना पड़ेगा, ये वाला कितना मिलाना पड़ेगा, 25 लीटर मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा भैया, 25 लीटर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 30% वाला कितना मिलाना पड़ेगा, 25 लीटर मिलाना पड़ेगा, जिससे हम मिश्रण का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20% पानी हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। अब सवाल में कहा गया है एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है, एक आदमी जब किसी वस्तु को 1500 रुपये बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए तरीका इसका बहुत, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एक बेसिक तरीका बताऊंगा। देखिए बेसिक तरीका भी आपको आगे चल के काम आएगा, वो किसी जब हम बेसिक पढ़ाएंगे तो काम आएगा, क्योंकि उस तरीके का भी सवाल पूछा जाता है। तो समझिएगा, पहले एक बोला गया एक आदमी ने किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचा, ठीक है। जब ये 1500 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। अब जब इसे 2500 रुपये में बेचता है तो लाभ होता है। मतलब जितना हानि हुआ था उतना ही लाभ होता है। एक बात याद रखिए, जितना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे जितना बराबर उतना आप याद रखिए, मतलब जितना अब बराबर होता है उतना। अब बोले सर ये क्या भला है जितना उतना, अब समझिए ये कुछ नहीं है, मतलब जितना का लाभ, जितना जब इसे 1500 में बेचता है तो हानि होता है, उतना जब इसे 2500 रुपये में बेचता है तो लाभ होता है। बराबर, दोनों लाभ हानि बराबर है। तो इस तरीके, इस कंडीशन में हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या बोलते हैं, जितना में आप बेचे हैं दोनों को जोड़ करके भाग दीजिए, आपका क्रय मूल्य या लागत मूल्य निकल जाएगा। यानी कि 1500 आप प्लस क्या कर देंगे 2500, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, बराबर निकल जाएगा। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे भैया कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4000 हो जाएगा। 4000 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2000, है ना, 2000 रुपया निकल जाएगा। यानी कि 2000 रुपया हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, सिंपल सा आसान सा तरीका, ठीक है। अब देखिए और बेसिक तरीका यदि आप सीखना चाहते हैं तो बेसिक तरीका में आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिक तरीका क्या है, समझिए। देखिए किसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचते हैं, जब हम 1500 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हमें उतना ही क्या होता है, हानि। तो हानि होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रय मूल्य बना देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य तो बराबर होगा, हम लोग बराबर कर देते हैं। तो 1500 रुपये में बेचते हैं तो हमको किसकी हानि होती है, कुछ की हानि होती है। हम लोग मान लेते हैं कि x रुपये की हानि होती है। 1500 में बेचेंगे, x रुपये का हानि हुआ, हानि को जब इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, क्रय मूल्य बन जाएगा, है ना। इधर भी हम लोग क्या बना लेते हैं, क्रय मूल्य बना लेते हैं। 1500 में बेचे, x रुपये का हानि हुआ था, इसमें जोड़ दें, ये बन गया क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब उसको 2500 में बेचते हैं तो इसमें लाभ हो जाता है। कितना लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है। लाभ हो गया, लाभ को घटाएंगे, 2500 रुपये में बेचेंगे, जितना लाभ हुआ था यदि लाभ को निकाल देंगे, लाभ कितना हुआ, x रुपये का, तो उतना मतलब बराबर ही होता है ना, तो x रुपये का ही लाभ हुआ है। दोनों को घटा देंगे, दोनों क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए इधर भी क्रय मूल्य, इधर भी क्रय मूल्य बराबर। अब देखिए इधर x को इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा।
इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, और इसको जब आप इधर ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा। तो 2500 में से 1500 घटेगा, बचा कितना 1000, और 2 से काटेंगे कितना आएगा 500, यानी x का मान कितना आ गया 500। अब देखिए आप दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, इधर से भी कहीं से भी। तो हमारे पास में क्रेमूल निकाला, क्रेमूल कितना हो जाएगा 1500 प्लस x कितना आ जाएगा 2000। देखिए यहाँ पे क्रेमूल निकल के आ गया। इधर भी करना है, 2500 में से x घटाएंगे, यानी 2500 में से 500 घटाएंगे कितना आएगा 2000। इधर से भी क्रेमूल आ गया। तो दोनों में से आपको जो तरीका पसंद लगे उस तरीके से आप जो है कि बना लीजिएगा। आसान सा सवाल है, ठीक है, समझ आ गया दोनों तरीका। लेकिन बेस्ट इस सवाल के लिए बेस्ट मेथड ये वाला है आसानी से बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए सवाल तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, सवाल को देखते ही फुर हो जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे। लेकिन भागना नहीं है, इस तरह के सवाल से आप सभी को एग्जाम में रूबरू होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में फिर आप सभी से आसानी से बना सकें। सवाल में कहा गया है एक हौज में 2 नल लगे हैं, पाइप टंकी का सवाल है, ठीक है। एक हौज में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं। नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है, मतलब भरने वाला लिख लेते हैं। ए क्या करता है, ये 5 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी क्या कर देता है, भरता है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है जबकि दूसरा नल बी भरे हुए नल को 40 घंटे में खाली कर देता है। अब दूसरा नल जो है बी, ये खाली करने वाला है, और ये कितने घंटे में खाली करता है, 40 घंटे में क्या करता है, पूरा खाली कर देता है, ठीक है। जब हौज पूर्णतः खाली हो तथा दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाएं तो 120 घंटे में हौज पूर्णतः भर जाता है। 120 घंटे में हौज पूर्णतः भर जाता है, तो हौज की क्षमता बताएं। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए 120 घंटा लगा, जब दोनों चलता है तो 120 घंटे में पूरा हौज क्या होता है, भर जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। यदि आप इस पॉइंट को समझ गए तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान सा है, आसान नहीं तो आप इस सवाल को समझ नहीं पाइएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। देखिए कि ए चल रहा है 5 लीटर प्रति मिनट की दर से, ये भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बी चल रहा है 40 घंटे में ये पूरा कर देता है, खाली कर देता है। ये दोनों का अपना अपना है, लेकिन इसका तो हमें समय नहीं पता है। लेकिन अंतिम में बोल रहा है 120 घंटे में टंकी क्या हो रहा है, फुल हो रहा है, मतलब भर गया। इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों तो एक साथ चला है, और वो टंकी कैसी थी, खाली थी, और दोनों खाली टंकी में ही चला हुआ है। टंकी खाली था तब दोनों चला हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए एक तरफ से भर रहा है, एक तरफ से खाली कर रहा है, लेकिन ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। इसका मतलब क्या है, टंकी भरने का मतलब क्या होता है कि जो भरने वाले की जो क्षमता है ये खाली करने वाले की क्षमता से क्या है, ज्यादा है। ये 40 घंटा ले रहा है, इसका मतलब ये इससे कितना कम ही तो समय ले रहा होगा ना भरने में, तभी तो टंकी फुल हो रहा है, नहीं तो ये क्या हो जाता, खाली हो जाता। बात असल में अंतिम में भरा, इसका मतलब क्या है, एक ही क्षमता क्या है, ज्यादा है। अब देखिए, अब इसके बारे में तो हमें पता नहीं है ये कितने घंटे में भरता है, तो हम मान लेते हैं x घंटे में ये भरता है, ठीक है। तो अब दोनों का हम यदि गुना बटा जोड़ कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। आप सभी को पता है गुना बटा हम लोग जोड़ करते हैं तो हमारा जो है कि देखिए एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो यहाँ पे हमारा गुना बटा घटा हो जाएगा, ठीक है। यदि दोनों जुड़ने वाला होता तो गुना बटा जोड़ कर देते हैं। आपने देखिए ये तरीका नहीं सीखा है तो मेरे वीडियो में जाइए, आपको इस तरह का तरीका मिलेगा आसान सा। जब 2 वेरिएबल रहता है तो उसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो ए कितना घंटा, x घंटा, और बी कितना घंटा, 40 घंटा। तो गुना बटा जोड़, तो x गुना 40, अब बटे में कितना, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, हमारे पास घटाना है ना, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 40 और माइनस कितना x। अब बोले 40 माइनस x क्यों किए, क्योंकि देखिए 40 से ये वैल्यू छोटा आएगा, ये 40 घंटा ले रहा है तो ये कम ही घंटा लेगा। अब बराबर दोनों मिलकर कर रहा है तो कितना घंटा लग रहा है, 120 घंटा। तो बस 120 घंटा बराबर कर दिए, ये भी समय समय बराबर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए ये इसका मान कितना आएगा, इनको सॉल्व करिए। 0 से 0 यहाँ पे काट सकते हैं, अच्छा ऐसे नहीं काट सकते हैं, अभी नहीं काट सकते हैं, इसको गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐसे काट तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही गुना करिए। तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 40x, अब बराबर यहाँ पे कितना बट चौक 48 480, ठीक है। और यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा 120x। अब जैसे देखिए 120x को इधर ले आएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा,
यहाँ पे कितना 160 है, x हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 4800। 0 से 0 कटा, 16 3 48 यानी कि 30 हो गया। x बराबर कितना निकल गया 30 घंटा। यानी कि ये कितना समय लेता है 30 घंटे का समय लेता है। आया समझ में, पता चल गया, इसका समय पता चल गया कि 30 घंटे का समय ले रहा है। जब आपको समय पता चल गया कि 30 घंटे में ये क्या करता है भर देता है, और ये रफ्तार कितना है 5 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना भर देता है 5 लीटर, तो 30 घंटे में कितना भरेगा, और जितना भरा होगा उतना ही तो इसका क्षमता होगा ना। तो बस क्षमता निकालना है, कैपेसिटी। तो क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए। इसकी जो रफ्तार है इसका ए का कितना रफ्तार 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, 5 लीटर, और समय कितना लगा 30 घंटा। ये प्रति मिनट था, तो घंटे को भी मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। अब जैसे गुना करेंगे तो देखिए 6 पंचे 30 हो गया, और 30 तिया मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 9000, यानी कि 9000 लीटर जो है कि इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। इसका मतलब 30 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब 30 घंटे भरने में लगता है इसको, तो 9000 इसकी लीटर क्या है इसकी क्षमता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन, डी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया प्यारे से, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए सवाल क्या बोला गया है, एक नाव की चाल धारा की चाल के साथ, मतलब एक नाव की जो चाल है धारा की चाल के साथ कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इतना आसान सा सवाल। देखिए नाव की चाल जो धारा के साथ होता है उसको एक्स बोलते हैं हम लोग। आपने बेसिक यदि नाव धारा नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नाव, ये जो बोट की चाल होता है धारा के साथ, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। और वाई होता है धारा के विपरीत चाल, इसकी कितना दिया गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब हमें बोला गया धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, धारा की चाल निकालने के लिए बराबर क्या करते हैं हम लोग, अब इन दोनों को घटा करके भाग देते हैं 2 से, इन दोनों को घटा के x माइनस वाई बटे 2 कर देंगे, ये निकल जाएगा धारा की चाल। यदि में नाव की चाल निकालना हो तो x प्लस वाई बटे 2 कर देंगे। धारा की चाल चाहिए था, इन दोनों को घटाएंगे, 12 में से सॉरी 20 में से 12 कितना बचा 8, 8 बटे 2 करेंगे, 2 चौके 8, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा की चाल। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये करेक्ट हो गया। अब देखिए नाव की चाल निकालना होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 20 जिनको जोड़ेंगे कितना होगा 32 बटे 2, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है नाव की चाल। जो निकालना था वो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दी जाए, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई में 20% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 120/100। ठीक है, और चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए तो 90/100। ये एक 47 का ट्रिक है, आप सभी को पता होगा, इससे पहले ही मैंने बनाया था, लगातार हो रहा है तो इसी तरीके से करते हैं। तो डबल जीरो काट दिया, यहाँ पे बरनमा 8 होतल से, यानी 108/100 हो गया। तो 100 से कितना देता 8, यानी 8% की क्या होगी वृद्धि हो गई। बस इतना आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला गया है यदि 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, जब 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर आ जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पुराने विद्यार्थी की औसत आयु क्या है, पुराने विद्यार्थी की आयु क्या है। अब थोड़ा सोचिए, 18 विद्यार्थी है इस कॉलेज में, किसी कॉलेज में, इसकी औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो इसका यदि हम योग निकालना चाहें तो 18 दूनी 36, 360 निकल गया योग टोटल का। लेकिन अब क्या कहा गया है कि 30 वर्ष का एक जो है ना नया विद्यार्थी आया, इसके जगह पे एक कोई पुराने विद्यार्थी की जगह से, मतलब देखिए पहले जो संख्या था अभी भी संख्या 18 ही है, संख्या में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये औसत में इसकी वृद्धि हो गई, ये 21 हो गया। एक तो इस प्रकार से भी गुणा करके घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा, ये आपको पहले बेसिक बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, समझ लीजिए। तो 18 था, इसका यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 21, 18 गुना 21 कर लीजिए, तो 18 और 18 दूनी 36, यहाँ पे कितना आएगा 8, और यहाँ पे कितना आएगा
यहाँ पे आ गया 7 और 3, 378 आ गया, है ना, 378 आ गया। तो अब सवाल बोला गया, तो हमारे पास में देखिए, तो पहले से देखिए, पहले हमारे पास में कितना था 360, अब कितना होगा 378, तो कितना ज़्यादा हो गया, बोले सर 18 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि इससे जो नए वाले विद्यार्थी की जो पुराने वाले विद्यार्थी से ये कितना ज़्यादा है, 18 वर्ष ज़्यादा है ना, 18 वर्ष ज़्यादा है ना। अंतर कितने का चल रहा है, 18 वर्ष का अंतर है। तो देखिए विद्यार्थी तो उतना कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन 18 वर्ष में बढ़ गया, वृद्धि हो गया। इसका मतलब जो पुराने विद्यार्थी थे उसकी आयु कितनी होगी, 30 वर्ष, 30 में से 18 घटा देंगे तो वो पुराने विद्यार्थी की आयु निकल जाएगी। जैसे ही घटाएंगे यहाँ पे कितना 12, तो 12 वर्ष हमारे पास में क्या हो गई, ये पुराने विद्यार्थी की क्या हो गई, आयु हो गई। क्योंकि देखिए यहाँ पे 18 वर्ष प्लस हो गया, ये 30 वर्ष वाले के आने से क्या हो गया, ये कितना वृद्धि होगा, 18 वर्ष वृद्धि हो गया, है ना, 18 वर्ष क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 30 वर्ष वाला आया है, जैसे 18 वर्ष घटाएंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो पुराने वाले विद्यार्थी उसकी आयु कितने, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष हमारा आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, देखिए, लेकिन मैं आपको ये तरीका यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा, अब इस तरीके से बना सकते हैं, समझिए। देखिए अब समझिए थोड़ा सा, हमारे पास में क्या करना है, 18 विद्यार्थी तो 18 या वृद्धि कितना हुआ, हम निकालेंगे वृद्धि कितना हुआ, तो बस वृद्धि निकालना है, वृद्धि कितना हुआ। देखिए यदि हम 18 आदमी हैं, यदि प्रत्येक में एक एक बढ़ाएंगे, यदि प्रत्येक में एक एक बढ़ा देंगे तो 18 वर्ष की ही तो वृद्धि होगी ना, डायरेक्ट पता हो गया ना, 18 वर्ष की वृद्धि हो गई। क्योंकि यदि 18 आदमी है तो 18 में एक एक औसत बढ़ाएंगे तो 18 वर्ष की वृद्धि होगी बस। तो आया कितना वर्ष का लड़का, 30 वर्ष का लड़का आया है। जितना था 18 विद्यार्थी था, अभी भी 18 विद्यार्थी है, लेकिन 30 वर्ष वाले के आने से क्या हो गया, 18 वर्ष की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये जो नया विद्यार्थी आया, पुराने विद्यार्थी से 18 वर्ष ज्यादा है, तो हमें पुराने विद्यार्थी का निकालना है। तो पुराने विद्यार्थी का निकालने क्या करना पड़ेगा, जो नया विद्यार्थी तो 30 वर्ष का है, और जैसे ही 30 वर्ष वाला आया 18 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब जैसे ही घटाएंगे इनमें से तो 12 वर्ष हमारा निकल जाएगा। इसका मतलब पुराने वाला जो विद्यार्थी था वो कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। इस तरीके से हमारे पास उत्तर हो गया 12 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आप सभी कर लीजिएगा। 99 नंबर सवाल देखिए, 98 नंबर सवाल देखिए। सवाल में कहा गया है कि दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में हो, उनका महत्तम सामर्थ्य HCF 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 19:17 के अनुपात में संख्या है, इनका HCF दिया गया हमारे पास में, HCF कितना है, 11, तो संख्या निकालना है। प्यारे दोस्तों आप सभी याद रखिए, यदि कोई भी संख्या अनुपात में दिया हो और उनका HCF दिया हो, तो जैसे ही हम HCF से गुना करेंगे ना तो उन दोनों का संख्या निकल जाता है, बस सिंपल सी बात है। नहीं विश्वास हो और भी तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए HCF से जैसे गुना करेंगे उनका संख्या मिल जाएगा, तो 11 गुना 19 करेंगे, इसका संख्या मिल गया, और इससे 17 गुना 11 करेंगे, इसका संख्या मिल गया। बस गुना कर लीजिए। तो गुना करने का सिंपल सा तरीका आप सभी को पता है। तरीका क्या होता है, 9 रहेगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, 209 हो गया, इसको गुना करेंगे, 7 रह गया, 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, तो 209 और 187 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। ठीक है, मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया, इस तरीके से होता है। देखिए याद रखिए, संख्याओं का अनुपात में यदि हम HCF से गुना करते हैं तो वो संख्या निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और भी तरीके हैं, यदि आप और भी तरीका जानना है तो चलिए देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, कुछ नहीं है, मैं आपको बराबर वाला मेथड बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में HCF कितना था, इन संख्या का 11 है, तो आप इन दोनों का भी HCF निकालिए। 19 और 17 का HCF कितना आएगा, बोलेंगे सर 1, तो HCF बराबर होता है, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 11, है ना, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 11 हो गया, क्योंकि इनका HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF 1 और इनका HCF कितना 11, तो 1 यूनिट का मान 11 हो गया, तो हमें किसका निकालना है, 19 वाला मान निकालना है। 19 का मान हो जाएगा 11 गुना 19 करना पड़ेगा, बस। उसी प्रकार से हमें 17 यूनिट का मान निकालना है, तो 17 गुने 11 करना पड़ेगा, फिर से वही आंसर हो जाएगा 209, और ये कितना है 187। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही वैल्यू है। ये तरीका याद रखिएगा, संख्या में अनुपात में, संख्याओं का अनुपात में HCF से गुना करते हैं, संख्या मिल जाता है बस। ठीक है, ये हो गया। 99 नंबर सवाल आ जाइए। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को 3 क्रमागत
पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना किया जाता है और उसके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए बेसिक सवाल है तो आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल। आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 क्रमागत पूर्णांक में कितना कितना से गुना करना है, 2, 3 और 4 से। तो पहला यदि हम 1 मान लेते हैं, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। और फिर क्या, गुणनफलों को जोड़ने से इनको गुना कर दिया, आप जोड़ते भी जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। और दूसरा जो x, पहला x माने तो दूसरा क्या मान लेंगे, एक क्रमागत का मतलब लगातार एक x माने हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके बता देता हूँ शुरू से, नहीं तो आपसे बात में फिर कंफ्यूज जाएगा। पहला हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा x + 2 1, और तीसरा क्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि ये क्या है, लगातार क्रमागत पूर्णांक है, यही इसी होता है। पहला x, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2 हो गया। अब इसमें कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है। इसमें कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है। और इसमें कितना से गुना करना है, 4 से गुना करना है, ठीक है। और इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को यहाँ पे इन सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में ये कितना बन जाएगा, गुणनफलों को जोड़ने के बाद ये कितना बनता है, 74 बनता है। तो इनमें से बड़ी संख्या निकालना है, तो बस इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 2x, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, 2x प्लस यहाँ पे कितना 3x + 1 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 4x + 8 बराबर कितना, 74 है। अब देखिए 2x और 3x कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 5x मतलब 2 और 3 5 और 4 9, तो 9x हो गया। और इनको मतलब 8 ही ना घटाना है, इसे 8 घटा रहे हैं जैसे ही। अच्छा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ जी, कुछ हमें मिस्टेक लग रहा है। 3, देखिए मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 से गुना किया, 3x + 3 होना चाहिए ना, मिस्टेक हो गया था। हमें भी लग रहा है मिस्टेक क्यों हो रहा है, कि 3x हो गया तो 3x + 3, अब यहाँ पे 8 3 कितना, 11 11 जैसे ही घटाएंगे इनमें से, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 11 घटाने के बाद यहाँ पे कितना बन जाएगा, 63, ठीक है। अब 9 7 63 निकल के आ गया, x और कितना आ गया 7। तो बस अब हमें कुछ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो x + 7 है सबसे बड़ी संख्या। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या सबसे बड़ी x + 2, तो इसमें 2 जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे x + 2 सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 9 हो जाएगा इसकी सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर इसका करेक्ट बन जाएगा। इतना आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल, इस सेट का लास्ट सवाल है। देखिए मैं आपको इस सवाल को बताने से पहले बता देता हूँ। देखिए ये यदि आप इस चीज़ का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फिर कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इसका PDF लगातार मिलता रहे, ठीक है। चलिए सवाल को देखिए। और प्यारे दोस्तों, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप सभी को इसी तरह का मैं क्लास लाता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण 200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में हो, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। मतलब ये जो भुजा है ना, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। सिंपल सी बात है, यहीं से मेरा क्लू मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, विकर्ण दिया है, ठीक है, हमें विकर्ण दिया है, तो विकर्ण से निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है विकर्ण का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर, डायगोनल इसको डी से करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर अब बटे 2 बोल देंगे, ये होता है इसका, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। चलिए तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का मान 5 है और 2 है, तो 5x और गुने में कितना 2x, इसको x लगा देंगे क्योंकि अनुपात में है। अब बराबर देखिए यहाँ पे कितना है, इसका विकर्ण का मान कितना है 200। अब देखिए √200 को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 200 ही तो बचेगा, और बटे में कितना 2 बचेगा। अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया और 1 0 कट गया, मतलब x² बराबर कितना हो गया 10।
तो x और कितना हो गया √10, ये निकल के आ गया हमारे पास में वैल्यू। ये किसका x का मान निकल गया। अब हमें इसकी लंबाई निकालना है, तो लंबाई तो यही से होता है ना भैया, 5 लंबाई कितना है यहाँ पे देखिए 5 के अनुपात में है। तो देखिए हमें 5 का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे 5x का वैल्यू निकालेंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो गुना कर लीजिए, 5 गुना x का मान √10 हो गया, तो 5√10 हमारा जो है कि आंसर बन जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है 5√10? तो बोलेंगे सर 5√10 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक और तरीके से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। यदि हम 5 को इससे अंदर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 गुना कितना 10 हो जाएगा। आप इसे देखना चाहेंगे तो ये 250 √250 सेंटीमीटर आपको दिख जाएगा। कौन सा ऑप्शन है √250? तो 2 नंबर ऑप्शन हमारे पास में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया √250। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं विद्यार्थी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यदि आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो पुराने वीडियो को देख लीजिए, वहाँ भी होगा, और नए सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।